किशोर चाचा, किशोर चाचा, जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ राकेश? तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या करने आए हो? सब ठीक है ना? किशोर चाचा, जल्दी से अपना घर खाली कर दो। गांव में सैलाब आ गया है। किसी सुरक्षित जगह चले जाओ। सब लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। बस हम ही रह गए हैं। जल्दी से अपना घर खाली कर दो। इतना कहकर राकेश वहां से चला गया और किशोर चाचा ने अपने बेटे और बहू से कहा, बेटा किशन, जल्दी से अपना जरूरी सामान ले लो। गांव में बहुत बड़ा सैलाब आ गया है, जिसके बारे में अभी अभी राकेश बताकर गया है। हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। किसी सुरक्षित जगह जाना जरूरी है। ठीक है पिताजी, मैं और राधा अपना जरूरी सामान निकाल लेते हैं। आप गोपाल को अपने साथ लेकर जल्दी से बाहर चले जाइए। हम भी तुरंत आपके पीछे आ जाएंगे। चिंता मत कीजिए, हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। बस 2 मिनट में चलते हैं। ठीक है बेटा, मैं गोपाल को लेकर बाहर जा रहा हूं। तुम और राधा जल्दी से अपना जरूरी सामान ले लो और बाहर आ जाओ, ताकि हम सब मिलकर किसी सुरक्षित जगह जा सके। ज्यादा देर मत लगाना, समय बहुत कम है। इतना कहकर किशोर गोपाल को अपने साथ लेकर घर से बाहर चले गए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सैलाब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुका था, जिसकी वजह से किशन और राधा घर से बाहर नहीं निकल सके। वे दोनों सैलाब के साथ ही बह गए। एक पल की देरी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। अब मेरे पास सिर्फ मेरा पोता गोपाल ही बचा है। भगवान उसकी रक्षा करना। सैलाब पहले से भी ज्यादा तेज हो रहा था। किशोर अपने पोते गोपाल को लेकर वहां से चला गया और एक सुरक्षित जगह पर जाकर बैठ गया। वहां एक आदमी आया। उसने किशोर से कहा, चाचा क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। सब ठीक तो है ना? बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं। हमारे गांव में सैलाब आया था। ऐसा सैलाब कि सब कुछ बहा ले गया। मेरा बेटा और बहू दोनों सैलाब में बह गए। हमारा घर भी बर्बाद हो गया। अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं बचा जहां मैं अपने पोते को रख सकूं। मेरे पोते ने और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। चाचा, आप इसकी चिंता मत करो। पास के गांव में एक स्कूल है जहां सरकार के लोगों ने उन सभी के लिए ठहरने का इंतजाम किया है जिनके गांव में सैलाब आया था। वहां खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था है। चाचा, आप अपने पोते को लेकर वहीं चले जाइए। जब तक आपके गांव से सैलाब नहीं उतरता, आप वहां आराम से रह सकते हो। वहां और भी लोग हैं। आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। बेटा, यह तो बहुत अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया, वरना मैं और मेरा पोता यहीं भूखे मर जाते। कोई बात नहीं चाचा, आप जल्दी से वहां चले जाओ और जब तक गांव से सैलाब नहीं उतरता तब तक वहीं पर समय बिताओ। वहां आपको आराम भी मिलेगा और पोते को भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं अभी चला जाता हूं। फिर किशोर अपने पोते को लेकर वहां की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक पुलिस वाला खड़ा है। बेटा, ये वही स्कूल है जहां वे लोग रह रहे हैं जिनके गांव में सैलाब आया था। हाँ चाचा, ये वही स्कूल है जिसकी आप बात कर रहे हो। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? और आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, हमारे गांव में भी सैलाब आया था, जिसकी वजह से हमारा पूरा गांव सैलाब के साथ बह गया। मुझे यह पता चला था कि जिन लोगों के गांव में सैलाब आया है, सरकार ने उनके लिए इस स्कूल में जगह दी है। इसलिए मैं यहां आया हूं। हाँ चाचा, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ वही लोग रह रहे हैं जिनके गांव में सैलाब आया था। आप भी यहाँ रह सकते हैं। अब आप अंदर चले जाइए। वहां आपको आपका कमरा दिखा दिया जाएगा। फिर किशोर स्कूल के अंदर चला गया। वहां उसे एक आदमी मिला। उस आदमी ने किशोर को उसका कमरा दिखाया। किशोर अपने कमरे में चला गया और फिर उसने उस आदमी से कहा, बेटा, मेरी बात सुनो। जी चाचा, बोलिए। बेटा, मैंने और मेरे पोते ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अगर कुछ खाने को हो तो हमारे लिए ले आओ। हमें बहुत भूख लगी है। चाचा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी खाने के लिए कुछ ले आता हूँ। सरकार ने सब कुछ आप लोगों के लिए ही दिया है। अगर आप नहीं खाएंगे तो फिर कौन खाएगा? कुछ समय बाद किशोर और उसके पोते ने पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद किशोर के पोते ने किशोर से कहा, दादाजी, मम्मी और पापा कब तक आएंगे?
कितना समय हो गया है, वह अभी तक क्यों नहीं आए? गोपाल की बात सुनकर किशोर की आंखों में आंसू आ गए। फिर वह नरम आवाज में बोला, बेटा गोपाल, अब तेरी माँ और पिताजी यहां नहीं आएंगे। वो अब भगवान के पास चले गए हैं और अब वहीं रहेंगे। तू चिंता मत कर, मैं तो तेरे साथ हूं ना। दादाजी, क्या माँ और पिताजी हमें छोड़कर चले गए हैं? नहीं गोपाल बेटा, वह हमें छोड़कर नहीं गए, बल्कि भगवान ने उन्हें अपने पास खुद बुला लिया है। इसीलिए वह अब यहां नहीं आ सकते, क्योंकि भगवान ने उन्हें अपने पास ही रख लिया है। जिन्हें भगवान अपने पास बुला लेते हैं, वह दोबारा इस दुनिया में नहीं आ सकते। काफी देर तक किशोर और उसके पोते ने बातें की। बातें करने के बाद वहीं पर दोनों ने रात बिताई। सुबह होते ही किशोर अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि वहां कई लोग जमा थे। वो उनके पास गया और उनसे बातें करने लगा। उनमें से एक आदमी ने कहा, चाचा, आप कौन से गांव के हो? और मैंने आपको कल आते हुए देखा था। आपके साथ सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था। आपका बाकी परिवार कहाँ है? वो यहां क्यों नहीं आए? मेरे परिवार में मेरा एक बेटा, बहू और एक पोता था। जब सैलाब आया तो वह बहुत तेज था। मैं और मेरा पोता तो बच गए, लेकिन मेरा बेटा और बहू सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। अब मैं और मेरा पोता ही बच सके हैं। चाचा, आपकी बात सुनकर दिल को बहुत दुख हुआ। आपका जवान बेटा भगवान को प्यारा हो गया। भगवान आपको सब्र दे और आपके बेटे बहू की आत्मा को शांति दे। हम सब आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। कुछ समय उन्होंने बातें की और फिर किशोर वापस अपने कमरे में चला गया। समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन पुलिस वाले ने उन सबको बाहर बुलाया और उनसे कहा, हमने आप सभी लोगों के गांव के बारे में जानकारी ली है। आप सभी के गांव में अब सैलाब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब आप सभी लोग अपने गांव वापस जा सकते हैं। आपको सरकार की तरफ से पैसे भी मिलेंगे, जिससे आप सभी लोग अपना नया घर बनाकर वहां रह सकेंगे। बेटा, यह तो ठीक है कि हम अपने घर वापस चले जाएंगे, लेकिन वह पैसे हमें कब मिलेंगे जिनके बारे में तुम कह रहे हो? क्योंकि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है जिससे हम अपना घर दोबारा बना सकें। चाचा, आप सब लोग इस बात की चिंता मत कीजिए। आप सभी को आज ही पैसे मिलेंगे। जब आप यहां से जाएंगे तो मैं आपको पैसे देकर ही रवाना करूंगा, ताकि आप सब लोग अपना नया घर बना सकें। पुलिस वाले से पैसे लेने के बाद सब लोग अपने अपने गांव वापस चले गए और वहां जाकर अपना नया घर बना लिया। और किशोर चाचा भी पहले की तरह अपनी जिंदगी जीने लगे। वो खेती बाड़ी करके अपना घर चलाते थे। एक दिन वो एक बरगद का छोटा सा पेड़ घर ले आए और उसे अपने घर के सामने लगा दिया। और गोपाल ने किशोर से कहा, दादाजी, आप इस बरगद के पेड़ को घर के सामने क्यों लगा रहे हो? गोपाल बेटे, यह बरगद का पेड़ जब बड़ा हो जाएगा तो हमें सहारा देगा, इसलिए मैं इसे अपने घर के सामने लगा रहा हूं। दादाजी, यह पेड़ हमें कैसा सहारा देगा जिसकी आप बात कर रहे हो? भला पेड़ हमें कैसे सहारा दे सकता है? बेटा, हर 2-3 साल बाद जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो हमारे गांव में बहुत बड़ा सैलाब आता है, जिससे बहुत नुकसान होता है। इसीलिए मैं इस बरगद के पेड़ को अपने घर के सामने लगा रहा हूं। जब यह बरगद का पेड़ बड़ा हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा, और जब सैलाब आएगा तो हम वहीं अपना समय बिताएंगे और हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है दादाजी, लेकिन क्या यह पेड़ हमें सच में सहारा देगा? हाँ बेटा, यह हमें जरूर सहारा देगा जब यह बड़ा हो जाएगा। किशोर और उसके पोते ने थोड़ी देर बातें की। फिर वे दोनों वापस घर चले गए। जब गांव के लोगों को पता चला कि किशोर अपने घर के सामने एक बरगद का पेड़ लगा रहा है जो उसे आने वाले समय में सहारा देगा, तो उनमें से कई लोग आपस में बातें करने लगे। किशोर काका का अपने बेटे और बहू की मौत के बाद दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है जो वह ऐसे काम कर रहा है। भला बरगद का पेड़ उसकी आने वाले समय में कैसे रक्षा कर सकता है? हाँ भाई राहुल, तुमने सही कहा। मुझे भी अब यही लग रहा है कि किशोर काका का दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो लगता है कि किशोर काका को अब किसी डॉक्टर की जरूरत है, जो वह ऐसे पुए सीधे काम कर रहा है। भगवान उसका भला करें। मुझे तो लगता है कि उसी सदमे ने काका का दिमाग खराब कर दिया है। मुझे भी यही लगता है कि किशोर काका को डॉक्टर की जरूरत है,
न कि बरगद के पेड़ की जो आने वाले समय में उसे सहारा देगा। गांव वाले लोग आपस में बातें करने लगे, लेकिन किशोर को उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो रोज अपना काम करता और लौटने पर उस पेड़ को पानी देता। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो किशोर के इस काम से सहमत थे। वे लोग भी किशोर की तरह अपने घरों के सामने बरगद का पेड़ लगाना चाहते थे। वे किशोर के पास आए और बोले, किशोर, हमें भी बताओ कि तुम यह बरगद का पेड़ अपने घर के सामने क्यों लगा रहे हो, और यह आने वाले समय में हमारी कैसे मदद करेगा और हमें सहारा कैसे देगा? मैं यह बरगद का पेड़ इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि हमारे गांव में हर 2-3 साल में एक बड़ा सैलाब आता है, जिससे हमें बहुत नुकसान होता है। लेकिन इस बार जब भी सैलाब आएगा तो मैं अपना समय इसी पेड़ पर बिताऊंगा। मैं इस पेड़ पर एक छोटी सी झोपड़ी बना लूंगा ताकि मेरी और मेरे घर की रक्षा हो सके। किशोर की बात से सभी लोग बहुत सहमत हुए। फिर उन्होंने किशोर से कहा, किशोर काका, आपने हमें आज एक बहुत बड़ी बात समझाई। हम भी आपकी तरह अपने घरों के सामने बरगद का पेड़ लगाएंगे ताकि हम भी आने वाले समय के लिए तैयार रहें। फिर अगले दिन से उन सभी लोगों ने अपने घर के सामने बरगद का पेड़ लगाना शुरू कर दिया। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। बरगद के पेड़ बड़े हो गए। फिर किशोर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया। वह लकड़ियां काटकर वापस आया तो गांव के एक आदमी ने किशोर से कहा, चाचा, मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूं। आप रोज खेत में काम करने के बाद जंगल में जाते हो और लकड़ियां काटकर यहां लाते हो। आप कितने दिनों से यहां लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हो? आप इतनी ज्यादा लकड़ियों का क्या करोगे? बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि मैंने अपने घर के सामने बरगद का पेड़ क्यों लगाया है, और यह जो लकड़ियां मैं इकट्ठा कर रहा हूं, इन्हीं लकड़ियों से मैं बरगद के पेड़ के ऊपर अपने लिए झोपड़ी बनाऊंगा। चाचा, यह तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे बता दिया। अब मैं भी वैसा ही करूंगा, जैसे मैंने पहले आपको देखकर अपने घर के सामने बरगद का पेड़ लगाया था। वैसे ही अब मैं भी लकड़ियां इकट्ठा करके झोपड़ी बनाऊंगा, और मैं गांव के सब लोगों को भी बता दूंगा ताकि वे भी आपकी तरह लकड़ियां इकट्ठा करके अपनी झोपड़ियां बना लें, ताकि जब गांव में फिर से तेज बाढ़ आए तो वे वहां रह सकें। ठीक है बेटा, तुम सबको बता दो। फिर राकेश वहां से चला गया और उसने सभी गांव वालों को बता दिया। सभी गांव वालों ने वैसा ही किया जैसा राकेश ने उन्हें बताया था। थोड़े ही समय में सब ने अपनी झोपड़ियां पूरी तरह से तैयार कर ली और अब वे निश्चिंत थे कि अगली बार जब भी बाढ़ आएगी वे और उनके परिवार सुरक्षित रहेंगे। कुछ ही समय बाद वैसा ही हुआ जैसा किशोर ने सोचा था। काले बादल पूरे गांव पर छा गए। बारिश बहुत तेजी से होने लगी। किशोर ने अपने पोते से कहा, बेटा, वो वक्त आ गया है जिसके लिए हमने यह सारी तैयारी की थी। घबराना मत, अपनी झोपड़ी में चलो, यहां हम सुरक्षित रहेंगे। भगवान ने अगर हमें पहले बचाया है तो आगे भी हमारी रक्षा करेगा। हाँ दादाजी, आपने सही कहा। अब हम अपने पेड़ के ऊपर जो झोपड़ी है वहां चलेंगे, और जब तक सैलाब पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता हम वहीं पर अपना समय बिताएंगे। हाँ गोपाल, तुम अब जल्दी से जरूरी सामान ले लो और खाने पीने का सामान भी साथ ले लो। अब जब तक सैलाब पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता हम वहीं रहेंगे और खाना पीना भी वहीं करेंगे। फिर किशोर और उसके पोते ने अपना सारा जरूरी सामान लिया और अपनी नई झोपड़ी में चले गए। वहां राकेश भी आ गया। राकेश ने किशोर से कहा, चाचा, मैं भी तैयार हूँ। मैंने भी अपने घर वालों के साथ झोपड़ी में जगह बना ली है। आपकी बात मानकर हम सबने पहले से ही तैयारी कर ली थी। अब हमें किसी बात का डर नहीं है। हाँ राकेश, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुमने पहले ही पूरी तैयारी कर ली। लेकिन अब तुम एक काम और करो। जो लोग अभी तक अपना सामान अपनी झोपड़ियों में नहीं ले गए, तुम उन्हें जल्दी से जाकर बता दो कि वे अपना सामान तुरंत झोपड़ी में ले जाएं और वहीं रहे, क्योंकि सैलाब कभी भी आ सकता है। ठीक है चाचा, मैं अभी जाकर सबको बता देता हूँ। फिर राकेश वहां से चला गया और जाकर सभी गांव वालों को बता दिया। फिर सभी गांव वालों ने अपना सारा सामान झोपड़ियों में रखा और खुद भी झोपड़ियों में चले गए।
फिर से सैलाब पहले की तरह बहुत तेज आया, लेकिन इस बार सब बच गए। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब सैलाब पूरी तरह से खत्म हो गया, तो सरकार के लोग फिर से उस गांव में आए। अरे ये क्या? यहाँ तो लगता है सैलाब बहुत तेज आया था, इसीलिए यहाँ कोई घर नहीं बचा। सिर्फ ये बरगद के पेड़ ही खड़े हैं। और ये इतने सारे बरगद के पेड़ किसने लगाए हैं? और इनके ऊपर ये झोपड़ियां कैसे बनी हैं? सर जी, मुझे तो लगता है कि यह सभी लोग उन पेड़ों के ऊपर बनी झोपड़ियों में ही रह रहे हैं। अच्छा, तुम अभी जाओ और उन सब लोगों को बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। फिर वह आदमी सभी गांव वालों को बुलाकर ले आया। चाचा, क्या आप वही लोग हैं ना जो पिछली बार स्कूल में रह रहे थे, जहां सरकार ने रहने के लिए जगह दी थी? हाँ बेटा, हम वही लोग हैं जो पिछली बार उस स्कूल में रह रहे थे। आप सब ने जो समझदारी और पहले से तैयारी की, वो सच में बहुत सराहनीय है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद यह सैलाब बहुत नुकसान करता। हम आप लोगों की समझदारी से सीख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से कैसे निपटना चाहिए। सरकार आपकी मदद जरूर करेगी। आपका बहुत धन्यवाद बेटा, जो आप इस बार फिर हमारी मदद करने के लिए यहाँ आ गए। चाचा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। ये तो हमारा फर्ज है कि हम आपकी मदद करें। फिर उस पुलिस वाले ने एक बार फिर से उन सभी गांव वालों की मदद की और उन्हें पैसे दिए ताकि वे अपना घर फिर से चला सके। इसके बाद वह वहां से चला गया। सभी गांव वाले पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगे।